पॉलिटी आता है। पॉलिटी के लिए आपको अच्छे से कवर करना है। पॉलिटी में आपका क्या होगा कि इजी क्वेश्चंस आते हैं, और जो आपका बेस मार्क्स होता है लाइक 400 के 400 मार्क्स टोटल मार्क्स है, उसमें 200 आपका कट ऑफ जाता है इन दैट केस। तो आपका 100 के अराउंड जो आपका मार्क्स आएगा वो सब क्वेश्चन कवर करके आते हैं, क्योंकि उसमें इजी क्वेश्चंस आते हैं जो कि पॉलिटी से रहेंगे, थोड़े बहुत इंग्लिश से रहेंगे, थोड़े बहुत मैथ्स से रहेंगे, तो ये सारे लोग बना के आते हैं। बट आपको लीड कहाँ पे करना है? तो आपको लीड करना है लीगल पे, तो आपको लीगल पे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फोकस करना है। तो लीगल में भी किस पे फोकस करना है? तो हिंदू लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, आईपीसी में ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सारी आईपीसी में 500 सेक्शंस हैं तो आपको इतना इजी, इट्स नॉट इजी कि आप 500 सेक्शंस लर्न कर पाओ। तो उसमें भी इम्पोर्टेंट है, जैसे सेल्फ प्राइवेट डिफेंस हो गया, उसके बाद फिर मर्डर का जहाँ पे है 299, 2309, 376, 354, 424। तो इस तरह से आपको हम लोग उस तरह से उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि हाँ कैसे कवर करना है। तो हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन कवर करेंगे। देन अगर हम बात करें आईपीआर की, आईपीआर में अभी जो है आईपीआर का भी क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया गया है, लाइक ट्रेडमार्क, जीआई टैग, कॉपीराइट, पेटेंट से पेटेंट कितने सालों के लिए वैलिड होता है, ट्रेडमार्क एक्ट में पूछा जाएगा। फिर कॉपीराइट कितने सालों के लिए वैलिड होता है, जीआई टैग क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जैसे कोई लोकेशन का कोई स्पेसिफिक चीज़ें हैं वहाँ की, कोई कहीं किसी चीज़ की फूड है जो कि बहुत फेमस है तो उसको जीआई टैग मिल जाता है। तो ये एक चीज़ें हो गई। दूसरा है कि फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस रहते होंगे, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर जो लंबे लंबे थोड़े पैसे टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसमें आपको फैक्ट दे दिया जाता है कि ए ने बी का मर्डर किया एंड आफ्टर दैट वो किस में लायबल होगा, और ए ने बी का मर्डर किया एंड इन दैट केस वो सेल्फ डिफेंस में मर्डर किया था। तो इस तरह से एक फैक्ट दे दिया जाएगा एज्यूम करने के लिए। देन आपको बोला जाएगा कि अगर आप उस आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या होना चाहिए, कि उसको कन्विक्शन होना चाहिए कि नहीं, उसको सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं, क्या कि या फिर उनको प्राइवेट डिफेंस मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती है फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड में। नेक्स्ट है लीगल मैगजीम। लीगल मैगजीम एक आपका सिंपल थोड़ा वो रोमन लैंग्वेज वाला मैगजीम होता है, वो आपको कवर करना होता है, वो आपको बेसिकली अच्छे से रट लेना है। कुछ लीगल मैगजीम हम लोग उसको पढ़ाते भी हैं, जैसे कि एक लीगल मैगजीम मैं आपको बताता हूँ, यूबी जस ईबी रेमेडियम। तो इसका मतलब होता है कि वेयर देर इज लॉ देर इज राइट। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है कि लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में भी आपको थोड़ा घुमा फिरा के, मतलब जो भी आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं आपके जो बेयर एक्ट है वहीं से क्वेश्चंस, वहीं से इलस्ट्रेशंस उठा के पूछे जाते हैं। आपको मोटी मोटी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनसे भी हमने कहा था, और अभी भी मैं कह रहा हूँ एंड मैं फ्यूचर में भी कहूँगा कि मोटी मोटी बुक्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर है कि आपको मैं जो गाइड करूँगा आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्योंकि हमारी टीम भी है आपको गाइड करने के लिए, सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए, बताने के लिए कि कैसे हम लोग कवर करते हैं। सो आई हैव अ क्वेश्चन। यस। बेयर एक्ट कौन कौन से बेयर एक्ट लेने हैं हम लोगों को? देखिए आप लोगों को बेयर एक्ट सबसे पहले हमने बताया था, फैमिली लॉ की ले लीजिए, एंड देन ओके। आईपीसी की ले लीजिए, एंड कॉन्ट्रैक्ट की ले लीजिए। बस 3 की ले लीजिए, बेटर है। एंड आई डोंट थिंक कि उसके बाद ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, फिर हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते ही हैं। ओके सर। सर फैमिली लॉ से नाम से आता है क्या बेयर एक्ट? बिल्कुल, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं अब फैमिली लॉ का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं कवर करूंगा, बताऊंगा कि फैमिली लॉ का नहीं नहीं सर, ओरिजिन। मैं एक चीज समझा नहीं, ये हम्म हिंदू मैरिज एक्ट और फैमिली एक्ट और मुस्लिम एक्ट ये सब अलग होता है, एक ही देखिए होता है देखिए मतलब बता रहा हूँ, होता है? फैमिली लॉ का मतलब ये हुआ, फैमिली मीन्स क्या होता है, परिवार होता है। लॉजिकली समझिए बात को, लॉ एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। लोग कहते हैं लॉ लॉजिकल नहीं, बट आपको लॉ में जो वर्ड्स लिखे जाते हैं उसमें आपको दिमाग लगाना है कि आखिर ये क्यों लिखा गया है। तो फैमिली जहाँ तक बात है, तो फैमिली तो मुस्लिम की भी होती है, क्रिश्चियन की भी होती है, तो फैमिली लॉ वो हो गई, सबकी फैमिली हो गई। बट जहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट की बात होगी तो बेसिकली वहाँ पे सिर्फ हिंदू के लिए फोकस किया हुआ है, दैट इज ओनली फॉर स्पेसिफिक रिलीजन, दैट इज हिंदू। समझ में आया अब आपको? जैसे मुस्लिम का है, मुस्लिम मुस्लिम अलग है, मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट अलग है, फिर पारसी के लिए अलग है, क्रिश्चियन के लिए अलग है। तो इस तरह से सबके लिए अलग अलग है। तो फैमिली लॉ में ये सारी चीज़ें आती हैं।
तो आपको बेसिकली जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट से पूछे जाएंगे, एक आध क्वेश्चन मुस्लिम मैरिज एक्ट, वो भी पतला सा होता है, वो आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है, उसकी पीडीएफ मिल जाती है, छोटी सी एक्ट है, तो वो आपको मैं हम लोग कवर करेंगे। तो जो जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है वो हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे। ओके सर। ओके, तो अब हम बात करते हैं मैथ्स एनालिटिकल एबिलिटी की, मैथ्स और रीजनिंग की। तो मैथ्स की अगर हम बात करें तो 3-4 क्वेश्चंस मैथ्स से आते हैं, एंड वो भी 10th लेवल का आपका मैथ्स रहता है, एक आध क्वेश्चन एवरेज, प्रॉफिट लॉस, एरिया मेंसुरेशन, किसी भी फील्ड से रहेगा, एक आध क्वेश्चन इस तरह से रहते हैं, या फिर बेसिकली एवरेज से रहता है। तो 3-4 क्वेश्चन मैक्सिमम रहते हैं, इतने ही। एंड एनालिटिकल एबिलिटी की जहाँ तक बात है रीजनिंग की, तो रीजनिंग से ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस रह सकते हैं, स्टैटिक्स से क्वेश्चंस रहते हैं। तो अराउंड 10 क्वेश्चंस आप यहाँ से देख सकते हैं, तो 10 इधर हो गया, 5 उधर हो गया, एंड उसके बाद 40 to 50 आप लीगल ले लो, एंड देन इंग्लिश की 5 ले लो। तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज में डिफरेंस है। आप लोगों को पता है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में क्या डिफरेंस है? जीए एंड जीके। सर जनरल अवेयरनेस शायद से मतलब जो हमारे आसपास चल रहा हो, और जनरल नॉलेज जो जैसे कि मतलब किसने क्या जीता ओलंपिक्स में शायद से। जनरल नॉलेज जो होता है वो बेसिकली स्टैटिक जीके होता है, जो आप लोग लूसेंट वगैरह में पढ़ते होंगे। एंड जब जहाँ तक अवेयरनेस की बात होगी वहाँ पे करंट अफेयर जुड़ गया उसमें। तो जनरल अवेयरनेस जो होता है उसी में जीके भी आता है, एंड जीके जब करंट अफेयर के साथ मिल जाएगा तो वो हो गया आपका जनरल अवेयरनेस, क्योंकि आप अवेयर हुए हैं सारी चीज़ों से। और इसमें जो ये बड़ा पोर्शन है, इसमें थोड़ा इसमें भी डायनेमिक रहता है, बट इसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ वही चीज़ें पढ़ाने की जो चीज़ें आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चंस रहते हैं। अब जनरल अवेयर जीके का जीए का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देख लो, बट आप प्रीवियस ईयर पैटर्न चेक करो तो आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन आते हैं, आईसीजे से क्वेश्चन आते हैं, आईसीसी से। आईसीसी मीन्स इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, नॉट क्रिकेट बोर्ड। तो आईसीसी से क्वेश्चंस रहेंगे, आईसीजे से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से को रहेंगे कि वहाँ के जजेज कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, इंडिया के कौन से ऐसे जजेज हैं जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है आईसीजे में। तो इस तरह के क्वेश्चन मतलब जो इंडिया से रिलेटेड ही रहेंगे, ऐसा नहीं रहेगा कि फॉरेन का ही चीज़ें पूछ दिए जाएंगे, जो कि इंडिया से रिलेटेड होंगे वो चीज़ें पूछी जाती हैं। लाइक यूनाइटेड नेशन में इंडिया से किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, एम्बेसडर पूछ सकते हैं। एंड ये उसके बाद एक आध क्वेश्चन रहेंगे नोबल प्राइज से रिलेटेड, एंड अवार्ड वगैरह से रिलेटेड, ऑस्कर वगैरह से रिलेटेड। तो एक आध क्वेश्चन इससे रहते ही रहते हैं, ये फिक्स है, ये आपका रहेगा। तो आप लोगों को सिलेबस में अगर कोई और डाउट्स है तो आप पूछिए पहले सिलेबस, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट सिलेबस तो पहले समझ में आए अच्छे से, फिर तो पढ़ना तो है ही। सर मेनली फोकस मतलब लीगल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड पे रखना हाँ, होगा। सबसे पहले तो इस पे ही फोकस रखना होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ओके। सर मैथ्स में कौन सा चैप्टर ज्यादा आता है, ज्यादा वेटेज का आता है? मैथ्स में आप एवरेज, प्रॉफिट लॉस देख लो, एरिया मेंसुरेशन से एक आध क्वेश्चन रहता है, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस, बस यही 3-4-5 चैप्टर से रहते हैं जो आपका जनरल है ना, 10th में, 10th लेवल पे, 9-10th लेवल पे, इससे ज़्यादा नहीं आता है। आप देख लो ओके। प्रीवियस ईयर उठा के, इससे ज़्यादा आता ही नहीं है, और इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आपका वेटेज है ज़्यादा, आपको स्मार्टली स्टडी करना, ये नहीं कि हम किसी एक सेक्शन पे फोकस कर रहे हैं और उसी पे जो आपका 2-3 महीने बचे हैं उसी पे सारा लगा दिए। तो स्मार्टली स्टडी करना है, सबसे पहले देखना है कि हाँ हमारा क्या, किस पे स्ट्रेंथ है, किस पे वीकनेस है, उसको चेक करना है, एंड देन जो है cover। और कोई डाउट्स आप लोग पूछिए सिलेबस से रिलेटेड। सर तो मतलब सिलेबस में जितने कुछ है सब कुछ आप पढ़ाओगे ना, मतलब इंग्लिश, मैथ्स, हाँ हाँ, पॉलिटी सब? इंग्लिश में क्या है बेसिकली आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ये पैसेज आता है। तो पैसेज में आपको खुद से कवर करना है, क्योंकि पैसेज में क्या पढ़ाना है, पैसेज तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे होंगे, तो पैसेज में तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, वो तो आपको
पकड़ बनानी होंगी आपको। अगर ज़्यादा वीक है तो आप एडिटोरियल वगैरह पढ़ो इंडियन एक्सप्रेस के। और स्पेल चेक्स वगैरह भी आते हैं, लाइक अकरेंस और सर्विलांस के। याद है एक मुझे वर्ड 19 में एक आया था कि सर्विलांस, इसमें से कौन सा वर्ड है जो जिसका जो करेक्टली स्पेल्ड है। सर्विलांस एक वर्ड था। तो इस तरह से क्वेश्चन, हाँ सर्विलांस निगरानी करना, वो जो आप यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस लिखा रहता है, हाँ तो हाँ वो वर्ड आया था। तो ये बेसिकली होती है, ये आपको थोड़ा सा खुद से कवर करना होता है क्योंकि ये पैसेज वगैरह जो है। तो आप लोगों को सिलेबस समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फैमिली लॉ, सॉरी फैमिली लॉ में हिंदू मैरिज एक्ट। तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है ये कब आया था, आप लोगों को पता है? हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट आया था 18 मई 1955 को। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कब आया था। तो सबसे पहली बात आप लोग ये बताइए मुझे कि आप लोग हिंदुइज्म सुने होंगे, हिंदू सुने होंगे, तो हिंदू और हिंदुइज्म में क्या डिफरेंस है? सर हिंदू मतलब एक इंसान के बारे में बात, हिंदुइज्म उसका धर्म। हाँ करेक्ट। अच्छा, और कोई? What is Hindu and what is Hinduism? Anyone? आशुतोष, ध्रुव, शौर्य, आप लोग आंसर सर नहीं दे। हिंदुइज्म इज अ रिलीजन, बस हम्म, इतना ही बता। ठीक है, कोई नहीं। एंड हाँ, जो भी आता है आप बताओ ताकि इंटरेक्ट होते रहें, ताकि आपको ये ना लगे कि आप ऑनलाइन क्लास में बैठे हैं बोर हो रहे हैं। ताकि इंटरेक्शन बना रहेगा तो आपका भी कंसंट्रेशन रहेगा। शौर्य, व्हाट इज हिंदुइज्म? ठीक है। हिंदू और हिंदुइज्म में बहुत डिफरेंस है। हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। हिंदुइज्म जो है वो एक वे ऑफ लाइफ है, एंड हिंदू जो है वो एक रिलीजन है। समझे, ये बहुत डिफरेंस है। हिंदुइज्म हम लोग कह देते हैं हिंदुइज्म हिंदुइज्म, बट हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। एंड जो हिंदू है वो एक रिलीजन है। तो हिंदू जो हमारा रिलीजन, ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है। एंड अगर फैक्ट की बात कर लें तो दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। एंड 95% ऑफ हिंदू रिलीजन रिसाइड्स इन इंडिया। तो हिंदू वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? तो हम बात करें, जब हिंदू की बात हम करते हैं तो हिंदू वर्ड जो ओरिजिनेट हुआ था, ये सिंधु घाटी की सभ्यता, आप लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ग्रीक एंड पर्शियंस जो है वो सिंधु को हिंदू बोलते थे। वो सिंधु नहीं बोल पाते थे क्योंकि उन लोगों को प्रॉब्लम होती थी बोलने में, तो वो लोग हिंदू बोलते थे। तो वो सिंधु नदी के किनारे जितने भी जो भी लोग रिसाइड करते थे रहते थे, तो उनको सिंधु सिंधु हिंदू हिंदू इस तरह से कहा जाता था। तो वहीं से ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है हिंदू। अब आप लोगों को समझ में आया वर्ड हिंदू कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? यस सर। यस सर। सर आप ये नोट्स शेयर करेंगे या हाँ तो हम हाँ साथ बिल्कुल। साथ ही लिख लें? नहीं नहीं, नोट शेयर करेंगे आप। ओके। हम्म, तो हम बात करेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, ओरिजिनेट कैसे हुआ, और हमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में रूल करने के लिए। उसके बाद फिर वो एक लॉ लेके आते थे, मतलब कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ कोई ना कोई लॉ लेके आते थे। तो कहीं ना कहीं उनका बेनिफिट भी मिला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन हिंदू सोसाइटी में। तो हिंदू को उन्होंने एक तरह से ट्रांसफॉर्म भी किया है। हालांकि उन्होंने रूल किया 200 साल, बट कहीं ना कहीं उनका अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर देखें
तो वो कहीं ना कहीं लॉ लेके हमारी सोसाइटी को मॉडर्न करने की भी कोशिश किए हैं। तो वो कैसे किए हैं अभी हम लोग समझेंगे। तो इससे पहले आप लोगों को पता होगा कि बहुत पहले सती प्रथा चलती थी। सती प्रथा में अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वाइफ को उनके साथ जला दिया जाता था, उनको अग्नि में प्रवेश करना पड़ता था। तो जब ये चीज़ें बहुत रैम्पेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था तो अंग्रेज एक जो ब्रिटिशर्स थे दे ब्रॉट अ बिल दैट वाज सती एबॉलिशन एक्ट इन 1829। तो 1829 में सबसे पहला स्टेप था कि सती को एबॉलिश किया गया था। और उस समय सती को इट वाज डिक्लेयर्ड एज एन ऑफेंस। अगर कोई सती प्रथा को बढ़ावा देता है तो ये कानूनी अपराध होगा। तो उस समय सबसे पहला स्टेप था हमारे इंडियन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने पे। तो आप सोच लो कि किस तरह से ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी उस समय हमारी। तो उस समय सबसे पहला स्टेप था ये सती प्रथा को एबॉलिश किया गया था। उसके बाद जस्ट आफ्टर 27 ईयर्स 1856 में आप लोग ये स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। उसके बाद आफ्टर 27 ईयर्स क्या होता है, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट आता है। क्योंकि उस समय अब मान लीजिए कि सती प्रथा एबॉलिश हो गया, लॉजिकली समझना, जब सती प्रथा एबॉलिश हो गया तो जो विडो होगी वो तो सोसाइटी में रहेगी और उसे जो है उसके साथ बहुत तरह के मतलब सोसाइटी में बहुत तरह की बात होती है। तो इससे हटने के लिए मतलब इस जो उन पे मतलब ये चीज़ें लगाई गई हैं, मतलब बहुत तरह से उनको ट्रीटमेंट बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था उनके साथ। तो इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए विडो रीमैरिज एक्ट आया। और ये आया था जस्ट 1857 से पहले 1856 में 1856 में। आपको ये भी याद रखना है कि हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट कब आया था। और दिस एक्ट लीगलाइज द रीमैरिज ऑफ हिंदू विडो। तो इसमें जो है जो हिंदू विडो है उनको रीमैरिज करने का कानूनन अधिकार मिल गया 1856 में। ये दो चीज़ें आप लोगों को समझ में आई। क्या हुआ, सबसे पहले सती हुआ, जब सती को एबॉलिश किया जाएगा तो वो विडो कहाँ जाएंगे, तो विडो का फिर से रीमैरिज करवाओ। फिर 1860 में क्या होता है, पॉलीगैमी। उस समय पॉलीगैमी भी बहुत चलता था कि 2 शादी 3 शादी 4 शादी। तो उसको 1860 में एबॉलिश किया गया जस्ट आफ्टर 4 ईयर्स। फिर 1937 में आर्य समाज एक्ट का आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट आता है जो कि इंटरकास्ट मैरिज को वैलिडेट करता है। उस समय इंटरकास्ट मैरिज भी नहीं था। तो सबसे पहला स्टेप जो लाया गया वो 1937 में आर्य समाज में अभी भी लोग शादी करते हैं। तो आर्य समाज एक्ट को लीगलाइज मतलब आर्य समाज एक एक्ट आया और उसमें इंटरकास्ट मैरिज को लीगलाइज किया गया। फिर उसके बाद 1949 में हिंदू मैरिज वैलिडेशन एक्ट लीगलाइज करता है इस इंटर रिलीजियस मैरिज को, लाइक हिंदू मुस्लिम सिख मुस्लिम सिख भी। तो इस तरह से जो इंटर रिलीजियस मैरिज एक्ट आता है वो 1949 में आता है। उसके बाद स्पेशल मैरिज एक्ट आता है 1954 में। देन आता है हिंदू मैरिज एक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो है जो हिंदू कोड बिल आता है, हिंदू मैरिज एक्ट आता है एंड दैट वाज पास्ड इन 18 मई 1955। ये डेट आपको याद रखना है, ये डेट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो सबसे सर सारे ईयर याद रखने हैं? हाँ, ये 4-5 चीज़ें तो आपको याद ही रखना है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सबसे पहले क्या हुआ था 1829 में सती को एबॉलिश किया गया था। देन 1856 में हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट आया। 1860 में पॉलीगैमी एबॉलिश किया गया। 1937 में आर्य समाज वैलिडेशन एक्ट आया। 1949 में हिंदू मैरिज वैलिडेशन एक्ट आया एंड देन स्पेशल मैरिज एक्ट आया 1954 में। देन हिंदू मैरिज एक्ट आया। ये 5-6 चीज़ें आप लोगों को याद हुई? आप कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ड्यूरिंग द सर क्लास ये आप लोगों डॉक्यूमेंट को में ये याद हो सब जाए। लिखा हुआ है ना जो हाँ आपने हाँ बोला हाँ, अभी? ये आपको मिल जाएगा, बट हम चाहते हैं कि आपको क्लास में जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको आ जाना चाहिए। ये नहीं कि आपको फिर से जाके पीडीएफ देखने की ज़रूरत पड़े। ओके। सबसे पहले कोई बता सकते हैं सीरियली वाइज क्या हुआ था? सर 1829 में सती प्रथा को हटाया गया था। बिल्कुल राइट। फिर उसके बाद 1856 में विडो रीमैरिज, विडो राइट। रीमैरिज देन हाँ
हाँ राइट। देन उसके बाद उसके 4 साल बाद क्या होता है? पॉलीगैमी एबॉलिश किया जाता है। सर एक बार और आप फिर से बस ईयर्स बताते बिल्कुल जाओ। बिल्कुल सर ठीक है। सर पॉलीगैमी क्या होता है, एक बार वापस बताओ। पॉलीगैमी ये होता है कि जैसे 2 शादी 3 शादी 4 शादी। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारी, मतलब मोर देन वन। गैमी मतलब मैरिज, मतलब मोर देन वन मैरिज। समझ में आया? यस सर। ओके। तो ये सो मैरिज, बताइए। नहीं आप ईयर्स बता दीजिए ठीक है, सबसे फिर पहले से। 1829 में सती प्रथा एबॉलिश किया जाता है, और इसमें सबसे बड़ा जो उस समय के सोसाइटी को मॉडर्नाइज करने में सबसे ज़्यादा जो हाथ रहता है वो उनका ईश्वर चंद्र विद्यासागर राजा राम मोहन रॉय का रहता है। तो सबसे पहले सती को एबॉलिश किया जाता है 1829 में। देन 1856 में हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट आता है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ें 1860 में पॉलीगैमी एबॉलिश किया गया। 1937 में आर्य समाज वैलिडेशन एक्ट आता है, जिसमें इंटर रिलीजियस लाइक ऐसे क्वेश्चन आता है कि इंटर रिलीजियस एक्ट जो है इंटर कास्ट मैरिज को किस एक्ट में सबसे पहले उसको लीगलाइज किया गया, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप लिखेंगे आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937 में। देन उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक ए इज अ मुस्लिम गाय who wants to marry a Hindu girl। ठीक है। एंड अब ये जो शादी होगी ये किस मैरिज एक्ट के तहत होगी? स्पेशल मैरिज है। राइट, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी, या फिर जो मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत वो करते हैं तो सबसे पहले उनको कन्वर्जन कराया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन कराया जाता है शादी से पहले। तो उसमें क्योंकि उसमें रूल ये है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता क्योंकि लॉ की नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले जब आप मुस्लिम में शादी करेंगे तो वहाँ पे यू शुड बी अ मुस्लिम। अभी हम समझेंगे कि हु इज़ हिंदू, लाइक वी विल अंडरस्टैंड कि हु इज़ मुस्लिम लेटर। तो मुस्लिम ही शादी कर सकते हैं, तो सबसे पहले उनको कन्वर्जन करवाया जाता है मुस्लिम में। देन उसके बाद शादी होती है। तो आपका 1949 में क्या हुआ था? हिंदू मैरिज वैलिडेशन एक्ट आया था जो इंटर रिलीजियस एक्ट को लीगलाइज किया। देन 18 स्पेशल मैरिज एक्ट आता है 1954 में। देन हिंदू मैरिज एक्ट आता है 1955 में। इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई? यस सर। तो अब हम समझेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 2 क्या कहता है। सेक्शन 2 आप लोगों को ये डिस्प्ले हो रहा है। आप लोग कोई पूछ रहे थे कि ये एक्ट कहाँ से मिलेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट। ये आप लोगों को शो हो रहा है स्क्रीन पे। यस सर। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 2 बताता है कि एप्लीकेशन क्या है हिंदू मैरिज एक्ट का। टू एनी पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन in any of its form or development including a Virasiva, a Lingayat or a follower of ब्रह्म प्रार्थना और आर्य समाज। तो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, लिंगायत, वीराशिवा, इनके जो फॉलोवर होंगे इनको हिंदू बोला जाएगा। ये चीज़ें क्लियर है? यस सर। टू एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन, जो भी बुद्ध होंगे, जैन होंगे, सिख होंगे, उन्हें भी हिंदू ही कंसिडर किया जाता है। लाइक अगर इनकेस मुझे बताइए कि अगर सिख की मैरिज हो रही है तो वो किस एक्ट के तहत होगी मैरिज? दो सिख की मैरिज हो रही है तो हिंदू मैरिज एक्ट से। तो ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं कि बुद्ध की शादी हो रही है, जैन की हो रही है, सिख की हो रही है, क्योंकि वहाँ पे हिंदू का तो जिक्र है नहीं जो हिंदू मैरिज एक्ट से होगा। बट हिंदू का एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है, और हिंदू में बुद्धिस्ट भी आते हैं, जैन भी आते हैं एंड सिख भी आते हैं। उसके बाद टू एनी पर्सन डोमिसाइल इन टेरिटरी टू विच इट एक्सटेंड्स हु इज नॉट मुस्लिम। यहाँ पे याद रखना, हु इज नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यूज बाय रिलीजन। तो जो मुस्लिम नहीं होंगे, क्रिश्चियन नहीं होंगे, पारसी नहीं होंगे, ज्यूस नहीं होंगे,
अदर देन जितने भी लोग रह रहे हैं इंडियन टेरिटरी में, उनको भी कंसिडर किया जाएगा क्या? हिंदू, अनलेस इट इज प्रूव दैट एनी सच Jews by religion, unless it is proved that any such person would not have been governed by Hindu law or by any custom usage as a part of that law in respect of any matter dealt herein if this act has not been passed. तो इसका सिंपल सा कहने का मतलब ये है, सेक्शन 2 का जो समरी है वो ये है कि हिंदू क्या है, हिंदू का डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हिंदू के डेफिनेशन में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, वीराशिवा, लिंगायत आते हैं। ये पांचों चीजें क्लियर है ए में। 2A सबसेक्शन ए। सबसेक्शन बी कहता है, सबसेक्शन बी कहता है कि टू एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन और सिख। ये भी क्लियर है। यस सर। एंड थर्ड कहता है, सी कहता है कि जो भी लोग इंडिया में रहते हैं जो कि मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यूस नहीं है, तो वो क्या कंसिडर किए जाएंगे? वो भी हिंदू ही हिंदू। कंसिडर किए जाएंगे। तो ये आप लोगों को सर याद, जैसे जो आदिवासी होते हैं वो देखिए जैसे ट्राइबल हुए, ट्राइबल लोगों को उनका भी कन्वर्जन करवाया जाता है। जैसे आप केरला चले जाओ या फिर झारखंड चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, वहाँ पे भी बहुत सा ह्यूज कन्वर्जन हो रहा है। तो रीज़न ये होता है कि वो लोग अभी किसी रिलीजन में आते नहीं है। तो अगर कोई किसी रिलीजन में नहीं आएगा तो वो बेसिकली हिंदू में आएगा। बट अगर आप उनको कन्वर्जन, मिशनरी में कन्वर्जन करवा दे रहे हैं तो वो फिर क्रिश्चियन में आ जाते हैं। तो यही हुआ। अगर वो किसी में नहीं आते हैं तो डैट मीन्स वो हिंदू में ही कंसिडर किए जाएंगे इफ़ दे आर इन द टेरिटरी ऑफ इंडियन टेरिटरी में अगर है तो। ओके। उसके बाद फिर कहता है कि द फॉलोइंग पर्सन्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन एज द केस में बी एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। जो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड होंगे कि जिसके भी बोथ ऑफ पेरेंट जो कि हिंदू होंगे, बुद्धिस्ट होंगे, जैन होंगे, सिख होंगे, उनको भी कंसिडर किया जाएगा क्या? हिंदू। टू एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट वन ऑफ हुज पेरेंट इज हिंदू, जिनके एक पेरेंट मम्मी या पापा हिंदू होंगे, बुद्ध होंगे, सिख होंगे, जैन होंगे, एंड हु इज ब्रॉट अप एज मेंबर ऑफ ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ फैमिली टू विच सच पेरेंट बिलोंग टू। मतलब जिनके एक भी पेरेंट अगर होंगे या फिर दूसरा पेरेंट जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी में है, अदर देन अननोन कम्युनिटी में है, तो वो भी हिंदू में कंसिडर किए जाएंगे। टू एनी पर्सन हु इज कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन। तो जो भी कन्वर्ट किए गए हैं, तो जैसे क्रिश्चियन से, मुस्लिम से हिंदू में कन्वर्जन किया गया है, तो उनको भी क्या कंसिडर किया जाएगा? हिंदू कंसिडर किया जाएगा। अब समझ में आया आप लोगों को? सेक्शन 2 समझ में आया? इसमें हिंदू का डेफिनेशन है। इसमें कोई डाउट्स तो आप पूछिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो सर। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिर सेक्शन 3 में है डेफिनेशन, कस्टम एंड यूजेज। कस्टम एंड यूजेज इसमें बेसिकली डिफाइन किया गया है कि कस्टम क्या होता है, कस्टम जैसे रीति रिवाज क्या होता है, यूजेज क्या होता है। जैसे इनकेस अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? लोकल जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट में जाते हैं। जैसे फैमिली कोई मैटर हो गया, कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो कहाँ हम जाते हैं? तो सबसे पहले जो नियरेस्ट जुरिडिक्शन होगा कोर्ट में वहाँ पे जाते हैं। तो उन सब चीज़ों के डेफिनेशंस यहाँ पे दिए गए हैं सेक्शन 3 में। लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिया गया है कोई, तो कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब क्या होता है। आप लोग देखे होंगे, जैसे आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में देखे होंगे कि ये सिविल कोर्ट है, ये सिविल कोर्ट, ये सिविल कोर्ट, वो सिविल कोर्ट ऑफ दिस दैट। तो जो सिविल कोर्ट होता है उसी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। उसी में सारे कोर्ट आते हैं, क्रिमिनल कोर्ट आते हैं, फैमिली कोर्ट आते हैं, दोनों आते हैं सारी चीज़ें। और वहीं पे सेशन कोर्ट होते हैं। सेशन कोर्ट मीन्स दैट इज हाईएस्ट अपील, हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट।
एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आपका डेफिनेशन है, दैट इज फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूटेरिन ब्लड का कंसेप्ट क्या होता है। तो इसे अच्छे से समझना है कि फुल ब्लड क्या होता है। तो टू पर्सन्स आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर बाय सेम वाइफ। मीन्स कि जहाँ पे वाइफ सेम होगी, समझ में आ रहा है, वाइफ सेम है तो वो फुल ब्लड में होंगी, यानी कि कोई भी नॉर्मल पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो फुल ब्लड होते हैं। बट उसके बाद जहाँ तक हम हाफ ब्लड की बात करेंगे, तो व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, तो उनके कॉमन होंगे, हस्बैंड तो एक रहेंगे बट वाइफ डिफरेंट होंगे। लाइक आप फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे दो लोगों की शादी हुई, ठीक है। अब मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, मिस्टर ए एंड बी की शादी होती है। अब उन दोनों का डाइवोर्स हो गया, ठीक है। तो ए बी का जो शादी हुआ था, उनके बच्चे हुए सी, ओके। एंड अब क्या हुआ कि ए और बी में हो गया डाइवोर्स। अब जब ए और बी में डाइवोर्स हो गया, तो अब जो ए होते हैं, मिस्टर ए, वो शादी कर लेते हैं किसी और से, मिस्टर डी से। फिर उनके जो बच्चे होंगे मिस्टर ई, जो ई और सी जो आपका भाई बहन होगा, तो वो जो होगा उनको कहा जाएगा हाफ ब्लड। दे आर रिलेटेड टू इच अदर थ्रू हाफ ब्लड। मीन्स कि कोई लड़का अदर देन डाइवोर्स देके किसी और लड़की से शादी किया, और उनके जो बच्चे होंगे और उनके पहली बीवी के जो बच्चे होंगे, वो जो कनेक्टेड होंगे वो हाफ ब्लड से कनेक्टेड होंगे। ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। आप इस वर्ड को अच्छे से पढ़ो। व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, एक ही हैं बट वाइफ डिफरेंट हैं, इनमें कंफ्यूजन नहीं करना है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये उससे भी ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। यूटेरिन ब्लड क्या होता है, यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा हाफ ब्लड का। टू पर्सन्स आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूटेरिन ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्ट्रेस है यहाँ पे, वहाँ पे एंसेस्टर था, यहाँ पे एंसेस्ट्रेस है। बट बाय डिफरेंट हस्बैंड, यहाँ पे हस्बैंड डिफरेंट है, यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट हो गया है। यहाँ पे कॉमन एंसेस्ट्रेस है एंड डिफरेंट हस्बैंड है। समझ में आया? यूटेरिन ब्लड क्या होता है, फुल ब्लड क्या होता है, हाफ ब्लड क्या होता है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट है सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंडा रिलेशनशिप ऐसा कहा जाता है, जैसे हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू बिल में ये है कि हिंदू फैमिली में ऐसा होता है कि अपने रिलेटिव से आप शादी नहीं कर सकते हैं, प्रोविज़न होता है वहाँ पे शादी करने पे। आप कहीं पे भी देखते होंगे कि रिलेशन में शादी नहीं होती है, तो उसका रीज़न ये है क्योंकि ये प्रोहिबिटेड, दिस इज़ द प्रोहिबिटेड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, दैट इज़ द सपिंडा रिलेशनशिप। पिंडदान आप लोग सुने होंगे, पिंडदान किया जाता है किसी की डेथ जब हो जाती है, मेल की, बड़े बुजुर्गों की, तो पिंडदान किया जाता है। तो वो सपिंड जो होता है वो एक ही चीज़ से ओरिजिनेट हुआ, मीन्स कि एक ही चीज़ से बना हुआ, मतलब with reference to any person extends as far as third generation inclusive in line of ascent through the mother के जनरेशन से आप 3 जनरेशन देखो, एंड फादर के जनरेशन से 5 जनरेशन देखो, 5th इन द लाइन ऑफ ascent थ्रू फादर, मतलब एक साइड मदर के जनरेशन रखो एंड एक साइड फादर के जनरेशन रखो, मदर के 3 जनरेशन तक, फादर के 5th जनरेशन तक। इन दोनों की जो शादी नहीं हो सकती है क्योंकि दीज आर प्रोहिबिटेड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। समझ में आया सपिंडा रिलेशनशिप क्या होता है? यस सर। ये क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आ सकते हैं कि सपिंडा रिलेशनशिप क्या होता है, मतलब इस तरह से एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि ए एंड बी आर रिलेटेड टू सपिंडा रिलेशनशिप, कैन दे मैरी, क्या उनका रिलेशन जो शादी करेंगे तो क्या वो वैलिड होगा या नहीं। समझ में आया? अब है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। टू पर्सन्स आर सेड टू बी विद इन डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इफ वन इज लीनियल एसेंडेंट ऑफ अदर, मतलब एक दूसरे के लीनियल एसेंडेंट हैं। इसमें कुछ क्लॉज हैं, इनको भी आपको समझना। इफ वन वाज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियल एसेंडेंट
इफ़ वन वाज द वाइफ ऑफ ब्रदर ऑफ, मतलब ये पूरी चीज़ें दी गई हैं। आप रिलेशन में जो अपने अपने आसपास के रिलेशन देखते हैं, जैसे कि वन वाज द वाइफ ऑफ ब्रदर और फादर और मदर्स ब्रदर और ग्रैंड फादर्स ग्रैंड मदर्स ब्रदर, जैसे सर बुआ के स्क्रीन नहीं दिख लड़के। रहा क्या? मेरे को, कोई आपका स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है क्या सर? हाँ, स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? मेरे को अभी नहीं दिख रहा है। ये सर मेरे को दिख रहा है। सर दिख तो रहा है। आप देखो क्यों नहीं शो हो रही है, क्योंकि ड्रॉप करके आ रहा है सर। नेटवर्क एरर हो सकता है, नेटवर्क इशू के कारण से ना शो हो रहा। सर एक बार फिर से समझा दो। हाँ हाँ, मैं समझा रहा हूँ। हाँ, तो कौन सा समझाओ, सपिंडा या फिर डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप? डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड। Protected हाँ, relationship. डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मतलब हुआ कि आपका कहाँ तक शादी आप नहीं कर सकते हैं, कहाँ तक आपका प्रोविशन लगा हुआ है, कहाँ तक डिग्री लगी हुई है कि हाँ मतलब यहाँ से लेके आप इनके बच्चे, इनके भाई के बच्चे, इनकी बहन के बच्चे, बुआ के लड़के, कहते हैं ना कि बुआ के लड़के के साथ शादी नहीं होगी, या फिर मतलब क्योंकि वो रिलेशन में आते हैं, और यहाँ पे चूंकि ये प्रोहिबिटेड भी है, तो ये यही चीज़ है यहाँ पे। इफ़ वन वाज द वाइफ ऑफ ब्रदर और फादर्स और मदर्स ब्रदर और ऑफ द ग्रैंड फादर्स ग्रैंड मदर्स ब्रदर ऑफ अदर। या आप बैठ के थोड़ा दिमाग लगाओ, बैठ के, मतलब जब आप क्लास ओवर हो जाएगी तो मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूंगा। इस लाइन को अच्छे से समझना कि हाँ, वन वाज द वाइफ ऑफ ब्रदर, खुद को कंसिडर करना आराम से बैठ के शांति से। हाँ, वन वाज द वाइफ ऑफ ब्रदर, फादर्स ब्रदर, अच्छा यहाँ पे शादी नहीं हो सकती। जैसे ग्रैंड मदर्स ब्रदर, अच्छा यहाँ पे भी शादी नहीं हो सकती है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझना है कि हाँ, यहाँ पे ऐसे करके। और बेसिकली अगर हम देखें तो इतना, मतलब एक ओवरव्यू ले लें तो रिलेशन में शादी नहीं होती है। ये है इसका समरी, और वो कैसे है वो यहाँ पे है मेंशन किया गया है। इफ द सर टू आर, लीनल एक्सीडेंट मतलब क्या होता है? कौन सा? ऊपर लाइन है ना, इफ वन इज अ लीनल एक्सीडेंट ऑफ द अदर। लीनियल एसेंडेंट मतलब जैसे मान लीजिए कि एक दूसरे के एसेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमसे मेरा जो अगला वंश है या फिर हमसे पहले वाला, तो उसमें शादी नहीं होगी। मतलब बोल सकते हैं एक तरह का क्या बोलते हैं? मतलब आप बेसिकली समझो कि आपके जो भी एसेंडेंट और डिसेंडेंट होंगे वो कहीं ना कहीं तो आपके रिलेशन में ही होंगे ना। सीधी सी बात समझो, आपके जो एसेंडेंट डिसेंडेंट होंगे मतलब कि जो आपके जो आगे वंश के होंगे या फिर पीछे वाले वंश के होंगे, या फिर आप अपनी घर में देखो, घर में अंकल के फैमिली में जैसे देखो, तो ये सब में शादी तो नहीं होती है, क्योंकि ये सब प्रोविजन है। वो कहाँ लिखा हुआ है? वो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है, जो कि हमारे सोसाइटी में चलता है। जब भी कोई रिलेशन की बात होती है तो कहा जाता है कि नहीं, ये रिलेशन में आते हाँ हैं, हाँ, इनसे समझ गए। शादी नहीं होती। बिहारी लैंग्वेज में बोले तो हम लोग यहाँ कुतिया बोलते हैं सबको। हाँ हाँ, तो उसी तरह उसी को कहा जाता है। तो जहाँ जहाँ तक भी हमारा ये फैला हुआ रहेगा, जितना भी हमारी बड़ी फैमिली रहती है, तो उतने दूर दूर तक हमारी शादी प्रोहिबिट रहती है। और वो क्यों रहती है, वो वहाँ पे सोसाइटी में बोला जाता है, और यहाँ पे लॉ में लिखा है वो चीज़ें। अगर लॉ में वही वैलिड होता तो लोग करते भी हैं, क्योंकि वो मैरिज जो है वो वॉइड हो जाएगी आगे चल के। वो आप कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो ये मैरिज तो ऑलरेडी वॉइड है, वो लीगल होगी ही नहीं। Okay. And for the purpose of clause F and G, relationship includes a relationship by half or uterine blood as well as full blood, illegitimate blood relationship as well as legitimate, and relationship by adoption as well as blood। मतलब ये सारी चीज़ें भी रिलेशनशिप का मतलब जो है वो उनके डेफिनेशन में ये भी आती हैं। हाफ ब्लड, फुल ब्लड, यूटेरिन ब्लड, पहली चीज़ें, इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट, एंड एडॉप्शन एंड ब्लड। ये भी चीज़ें रिलेशनशिप के ही डेफिनेशन में आती हैं। समझ में आया आप लोगों को? सर इलेजिटिमेट ब्लड का फिर से बताना। जैसे लेजिटिमेट ब्लड, इलेजिटिमेट ब्लड, जैसे मान लीजिए कि कोई शादी कर लिए, उनके बच्चे हो गए, तो बच्चों को तो इलेजिटिमेट बोला जाएगा, या फिर किसी के हस्बैंड नहीं है तो बोला जाता है ना कि इलेजिटिमेट। बट उनको ऐसा नहीं है कि उनको हम ये नहीं कहेंगे कि उनको
किसी चीज़ का अधिकार नहीं, अधिकार उनको भी होगा, बट वो बस इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप में आएंगे, उन्हें भी राइट्स है सारी चीज़ें। बट आप लीगली तो वो नहीं है ना, लीगली तो वो शादी वैलिड थी नहीं, तो वो इलेजिटिमेट हो गए, बट उन्हें भी अच्छा, राइट्स हैं, राइट्स सारी चीज़ें उन्हें भी हैं। लीगल राइट्स होंगे बट सोसाइटी में उसे इलेजिमेट हम्म हम्म चाइल्ड बोला जाता है। हम्म। अब है जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में जैसे 30 सेक्शन है, तो इनको जो डिवाइड किया गया है, सबसे पहले आप सेक्शन 1 to 4 जो है जैसे प्रिलिमिनरी सेक्शन है, फिर हिंदू मैरिज जो डिफाइन किए गए हैं वो सेक्शन 5 to 8 में किए गए हैं। फिर RCR है 9 9 10 में, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट है। देन नलिटी ऑफ मैरिज है, जहाँ पे मैरिज वॉइड हो सकता है, वो आपका सेक्शन 11 to 18 में मेंशन किया गया है। फिर आप जुरिडिक्शन और प्रोसीजर की जब आप बात करेंगे, तो वो आपका मेंशन किया गया 19 to 28 सेक्शन में। एंड सेविंग्स एंड रिपील्स जो थोड़े बहुत हुए हैं वो सेक्शन 29 and 30 में। मीन्स ये छोटा सा एक्ट है जिसमें 30 सेक्शन है, और उसको अच्छे से आप लोगों को पढ़ना होता है। तो फिर हम आगे देखेंगे कि कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज, सबसे पहला है कि नीदर पार्टी हैज अ स्पॉज। मीन्स कि अगर शादी करते समय कोई ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनकी शादी नहीं हो सकती है। नीदर पार्टी हैज अ स्पॉज एट द टाइम ऑफ मैरिज, सबसे पहला कंडीशन ये है। अ मैरिज में बी सोलेमनाइज बिटवीन एनी टू हिंदू, दो हिंदू के बीच में तभी शादी हो सकती है इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। नीदर पार्टी हैज अ स्पॉज लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, सबसे पहला ये है। सेकेंड है एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। होता है कि किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, कि कोई मेंटल का पेशेंट है और उनकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी गई, तो अगर वो इनकेपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट, मतलब वो अगर वो कंसेंट नहीं दे सकते हैं, वो अपने वैलिड कंसेंट नहीं दे सकते हैं कि अपनी इच्छा से अगर वो शादी नहीं कर रहे हैं, तो डेट विल बी वॉइड मैरिज, वो लीगल नहीं होगा, वो इलीगल मैरिज होगा। अब नेक्स्ट है कि though the capable of giving valid consent has suffering from mental disorder, कोई मेंटल, वही मैंने जो बताया मेंटल डिजॉर्डर, मेंटली पेशेंट है, मेंटली सिक है, तो जो कि अनफिट है मैरिज के लिए, एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन, वो बच्चे नहीं कर सकते हैं, तो वो शादी यहाँ पे लीगल वैलिड नहीं होगी। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है, जो कि अभी अमेंडमेंट अभी फाइनली हुआ नहीं है, बट आ चुका है पार्लियामेंट में बिल, जो कि एज ऑफ मैरिज को लेकर के, कि 21 ईयर्स फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। द ब्राइड ग्रूम हैज कम्प्लीटेड द 21 ईयर्स एंड ग्रूम 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो ये कंडीशन, अगर कोई किसी लड़की की शादी 17 ईयर्स में हो जाती है, तो वो जो मैरिज होगी वो वॉइड मैरिज होगी, वो लीगल नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट है द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो हमने अभी डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप पढ़ा था। सर अब तो 21 साल हो गए ना लड़कियों की भी मैरिज हाँ हाँ, की, वो अभी हुए हैं वो, अभी शायद हो चुके हैं, बट वो अभी तक प्रेसिडेंट का एसेंट शायद उस पर नहीं मिला है। हाँ वो सर, अभी शायद ऐसा निकला अभी अभी हुआ था। स्टैंडिंग कमेटी को गई है। तो जब तक वो प्रेसिडेंट, कोई भी लॉ जब बनता है, आप लोगों को पता होगा कि जब भी लॉ बनता है तो सबसे पहले पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, उसके बाद फिर उस पर वोटिंग होती है, फिर पहले लोकसभा में अगर पहले लोकसभा में अगर उसको प्रेजेंट किया गया तो लोकसभा में पहले पास किया जाएगा, देन इट विल गो टू नेक्स्ट हाउस, दैट इज द राज्यसभा, एंड देन इट विल मूव टू द एसेंट फॉर एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो मुझे ये बताइए कि पार्लियामेंट के कितने टाइप्स हैं, मतलब सॉरी, पार्लियामेंट के कितने सॉरी खैर अभी छोड़िए।
तो सबसे पहले क्या होता है ये जानिए। सबसे पहले जो है कोई भी बिल जब पास किया जाता है तो सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में होगा। या फिर अगर वो राज्यसभा में पेश किया गया है तो राज्यसभा में सबसे पहले प्रेजेंट किया जाएगा। अगर राज्यसभा से जैसे पास होता है तो फिर लोकसभा में आएगा। लोकसभा से जैसे पास होता है तो वो फिर प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जाएगा। अगर वो प्रेसिडेंट उस पर एसेंट दे देते हैं, उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो बिल जो है देन वो एक्ट बन जाता है। तब तक वो बिल ही होता है। जब प्रेसिडेंट का एसेंट लगता है तब वो एक्ट बनता है। ये बिल और एक्ट में ये चीज़ें, ये डिफरेंस भी है। ये आप लोग, ये भी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है कि बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है। बिल तब तक है जब तक कि उसको प्रेसिडेंट का एसेंट, प्रेसिडेंट का मुहर उस पर नहीं लगा है। जैसे प्रेसिडेंट का मुहर लग गया तो वो बिल बन जाता है एक्ट। समझ में आया? तो अभी Yes, तक sir. इस पे प्रेसिडेंट का, क्योंकि अभी ये स्टैंडिंग कमेटी को गई हुई है, वहाँ पे डिस्कशन होंगी और उसके बाद फिर पार्लियामेंट में दोनों हाउस से पास किया जाएगा। देन प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जाएगा। उसके बाद फिर ये लीगल हो जाएंगी कि 21 ईयर्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। यहाँ तक समझ में आई आप लोगों को? द पार्टी आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोविटेड रिलेशनशिप, जो हमने पढ़ा है कि प्रोविटेड रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। देन पार्टीज आर नॉट सपिंडास ऑफ ईच अदर, जो सपिंडा हमने पढ़ा था कि मदर के साइड से 3 जनरेशन एंड फादर के साइड से 5 जनरेशन तक एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं। डेट इज प्रोहिबिटेड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। यहाँ तक कोई डाउट्स है? सर मेरे को क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलिए। वो आप बोल रहे थे कि अगर 2 हिंदू में शादी हो रहा है और एक मेंटल है, ठीक है, तो मेंटल शादी तो नहीं कर सकते क्योंकि वो अपना कंसल्ट नहीं दे सकती है। बट अगर कोई मेंटल नहीं हो और वो बच्चे नहीं दे सकती हो तो वो शादी कर सकती है, वो वैलिड होगा शादी? कोई मेंटल, मतलब वो मेंटल नहीं हो बट वो बच्चे नहीं दे सकती है, तो वो शादी वैलिड रहेगा? वो शादी वैलिड होगी, बट इन डेट केस अगर वो ग्राउंड चाहिए कि उनको नहीं करना है शादी, मीन्स कि फर्दर उनके पास ऑप्शन रहेगा कि एट दिस, मतलब कि क्योंकि उन्होंने कंसेंट तो दिया है। सबसे पहली बात तो ये क्लॉज वहाँ पे एप्लीकेबल होगा नहीं। सबसे पहले वहाँ पे देखा जाएगा कि 2 हिंदू हैं, कंसेंट दे रहे हैं शादी के लिए, और दोनों जब एक दूसरे के कंसेंट के साथ शादी कर रहे हैं तो वो फिर लीगल होंगी। और जहाँ तक बच्चे की बात है वो तो आप आजकल बहुत से हैं, IVF वगैरह भी। हाँ वो पर्सनल इशू है, वो डिपेंड करता है कि वो शादी के इंस्टीट्यूशन को कैरी ऑन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ओके। और कोई डाउट्स हैं? नो सर। तो नेक्स्ट है सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज एक्ट। तो कब हिंदू मैरिज जो है वो लीगल शादी कहते हैं कि शादी हो गई। तो हिंदू मैरिज में बी solemnized in accordance with customary rites and ceremonies of either party, मीन्स कि इधर पार्टी, जैसे मान लीजिए 2 लोगों की शादी, हिंदू 2 मेल एंड फीमेल की शादी होनी है, वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनी इंक्लूड्स सप्तपदी, 7 फेरे होते हैं। जैसे वो 7 फेरे कंक्लूड हुए तैसे हम कह दिया जाएगा कि वो शादी हो चुकी है। दैट इज टेकिंग अप 7 स्टेप्स बाय ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड ज्वाइंटली बिफोर द सेक्रेड फायर, मीन्स कि अग्नि के आग के सामने अगर उन्होंने 7 फेरे ले लिए, जैसे ही वो 7th स्टेप कंप्लीट होता है कि वो शादी फाइनल हो गई एंड अब उसके बाद वो टूट नहीं सकती है। तो सबसे ज़्यादा जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होती तब तक नहीं मान जाता ना लॉ में कि ये मैरिज हुई है। 1 मिनट, मैं रजिस्ट्रेशन पे भी आ रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? तो सबसे पहले आप समझिए कि शादी कैसे होनी है। सबसे पहले हम समझे कि शादी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, शादी कैसे होती है, 7 फेरे इम्पोर्टेंट हैं और सोसाइटी का रिकग्निशन इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? आप अगर सोसाइटी समाज में आप 10 लोगों के सामने 7 फेरे ले लिए अग्नि आग के सामने, जैसे ही 7वां फेरा कंप्लीट होता है वो शादी के बंधन में बंध चुके हैं। दैट मैरिज इज लीगलाइज्ड। उसके बाद फिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब जहाँ तक रजिस्ट्रेशन की बात आती है, तो रजिस्ट्रेशन अभी मैंडेटरी नहीं किया गया, ये अभी वॉलेंट्री है। जैसे ये डिपेंड किया गया, अभी बहुत सी डिमांड उठी है कि रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी किया जाए, क्योंकि चाइल्ड मैरिज होते हैं बहुत से हमारे देश में। जैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज होता है, देन बिहार में होता है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का एक ही उपाय है कि आप रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दो। तो रजिस्ट्रेशन ये स्टेट का इशू है, ये दिया गया है, स्टेट के पास पावर है कि वो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करते हैं कि नहीं। तो कुछ स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, कुछ स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्री है। तो अगर आप शादी हो चुकी है, 7 फेरे ले चुके हैं, उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाए हैं, तो दैट डज नॉट मीन कि उनकी शादी इलीगल होगी, वॉइड होगी। For the purpose of facilitating the proof of Hindu marriage, the state government may make rules। ये पर आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा है, ये शो हो रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक रूल्स। यस सर। तो मे मेक रूल्स का मतलब क्या हो, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। प्रोवाइडिंग दैट द पार्टीज टू एनी सच मैरिज मे हैव द पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू देयर मैरिज इंटर्ड इन सच मैनर। मीन्स कि एक मैंडेटरी नहीं है, अभी ये वॉलेंट्री है। अगर आप चाहते हैं करवाना तो आप करवा सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉ में अभी मैंडेटरी नहीं है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट एंड जुडिशियल सेपरेशन। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मतलब ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि शादी हुई, उसके बाद कुछ धीरे धीरे कुछ इश्यूज होने लगे हस्बैंड वाइफ के बीच में, कपल्स के बीच में। उसके बाद हो सकता है कि बहुत सारी इश्यूज होने लगती हैं। तो इन दैट केस अगर शादी के इंस्टीट्यूशन को वो कैरी ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो when either the husband or wife has without reasonable excuse withdrawn from the society, वो सोसाइटी छोड़ के मतलब अपना मायके चली गई, तो इन दैट केस एग्राइव्ड पार्टी, जो एग्राइव पार्टी, लाइक अगर वाइफ छोड़ के चली गई है तो हस्बैंड, एग्राइव पार्टी यहाँ पे हस्बैंड होगा, मे अप्लाई बाय द पिटिशन टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट अंडर सेक्शन 9। या ये बोला जाएगा कि वो एक पिटिशन फाइल करेंगे कोर्ट में कि मैं अपनी वाइफ को अच्छे तरीके से रखूँगा और जो भी प्रॉब्लम है मैं उनको नहीं होने दूंगा, जिस कारण से वो सोसाइटी हमारे घर को छोड़ के चली गई है। तो उनको बुलाने का एक ये एप्लीकेशन होता है, और उसके बाद फिर कोर्ट में दोनों को बुलाया जाएगा, फिर प्रॉब्लम पूछा जाएगा। इन दैट केस ऐसा होता है कि उसके बाद बोला जाएगा कि क्या आप रहने के लिए तैयार हैं। तो अगर वाइफ का इसमें मन करता है कि हाँ अगर वो रह सकती हैं, तो कोर्ट बोलेगी कि ठीक है जाओ फिर आप कैरी ऑन करो। उसके बाद अगर उनका मन नहीं होगा तो कोर्ट वहाँ पे ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती है। समझ में आया? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मतलब क्या हो गया कि शादी के इंस्टीट्यूशन को फिर से एक इस्टेब्लिश करना। जो चीज़ें जो वाइफ या फिर हस्बैंड छोड़ के चले गए हैं, तो उनको फिर से एक तरह से शादी के बंधन में बांधना, उनको फिर से इस्टेब्लिश करना। नेक्स्ट है जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है कि ईदर पार्टी टू मैरिज, जब when solemnized before or after the commencement of act, may present a petition praying for a decree of judicial separation on the specified in section 13। मीन्स कि इसमें क्या होता है कि जैसे दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, घर छोड़ के चले गए, उसके बाद कोर्ट बोलेगी कि हम जुडिशियल सेपरेशन दोनों के बीच में ग्रांट करते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आप लोग सेपरेट रहो। उसके बाद अगर आपका मन हुआ कि नहीं हम फिर से कैरी ऑन करना चाहते हैं, फिर से हम इस्टेब्लिश रहना, साथ में रहना चाहते हैं, तो वो फिर रह सकते हैं। तो एक ये फॉर्मल जज जो है उस समय बोलते हैं कि हो सकता है गुस्से में घर छोड़ के चले गए हों, तो उस समय कहता है कि आप जाओ आराम से रहो घर पे,
और उसके बाद सोचो कि हाँ क्या हम रह सकते हैं। तो 1 साल के लिए बेसिकली 6 महीने 1 साल के लिए टाइम दिया जाता है कि आप जुडिशली सेपरेट रहो दोनों। और इन दैट केस अगर आपको लगता है कि नहीं हम दोनों साथ रह सकते हैं, तो फिर क्या मतलब फिर आप साथ रहो। और इन केस अगर आप नहीं रहना चाहते हैं तो डेट विल बिकम अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। मीन्स कि अगर आप 1 से 2 साल जुडिशली सेपरेट रह गए तो फिर वो डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा। फिर दोनों को उसी बेसिस पे कि हाँ 1 साल से 2 साल से ये दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, ये ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स का, और फिर उनको डाइवोर्स मिल जाता है। ये आप लोगों को सेक्शन 1 to 10 समझ में आया? यस सर। कोई डाउट्स है? पूछ। नो सर। तो आज हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं। सेक्शन 1 to 10 आप लोग अच्छे से रीड करना। बाकी अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। सर नेक्स्ट क्लास कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास 17th 18th को तो होली है। देखते हैं, मैं इन्फॉर्म करता हूँ, ग्रुप में बता देता हूँ। ठीक ठीक। ठीक है फिर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।